अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से ठीक है? आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि वो फेस कर रहे हैं कि एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब के, जो सेक्शन ए 20 मार्क्स का आया करता था कराची बोर्ड के एग्जामिनेशन में, अब वो इंग्लिश में 40 मार्क्स का हो गया है। दैट मीन्स कि अब 40 एमसीक्यूज जो हैं सेक्शन ए में आपसे पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से आपकी पेपर का 40% जो है वो रिलाय कर रहा है आपके एमसीक्यूज पे, जो अब इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया आपके मार्क्स गेन गेन करने के लिए। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है ये बेसिकली मैंने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए बनाई है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, एमसीक्यूज से याद नहीं होते, तो उसकी आसानी के लिए मैंने एक वीडियो आज बनानी है। इस टाइप की 3 वीडियोस आपके पास आएंगी स्टूडेंट। पहली वीडियो जो है, जो आज बना रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हैं, ये पोइट्री सेक्शन से रिलेटेड होगी। यहाँ मैं आपके सिलेबस के अंदर जो 11 पोम्स हैं उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगली वीडियो प्रोज एंड देन प्ले। इस तरीके से मैं तीनों एरियाज को आपको कवर कराऊंगा 3 वीडियोस के अंदर। एक वीडियो बनाता लेंथी हो जाती, बच्चे देखते नहीं, तो 3 पार्ट्स में इस सीरीज को लेके चलेंगे। तो बिना टाइम जाया करे शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर में पहली पोएम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और उसका पहला एमसीक्यू जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री वाज कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। अंडर द ग्रीनवुड ट्री को कंपोज करने वाले पोइट का नाम है विलियम शेक्सपियर। उसके बाद नंबर सेकंड है विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, अच्छा यहाँ दो एक ही टाइप के एमसीक्यूज हैं, लेकिन यहाँ जो है ईयर पूछा है और यहाँ एरिया पूछा है, मतलब जगह पूछी है। तो विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन। बहुत सारे लोग इसको लंदन कह देते हैं, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर। अंडर द ग्रीनवुड ट्री अपीयर इन एज यू लाइक इट, ये वो ड्रामा है जहां अंडर द ग्रीनवुड ट्री, या जहां से अंडर द ग्रीनवुड ट्री का सॉन्ग आपके सिलेबस में लिया गया है। Under the Greenwood Tree occurs in Act 2, Scene 5. Act 2, Scene 5. Act is a division of drama. चूंकि ये As You Like It के अंदर मौजूद है और उसके Act 2, Scene 5 में मौजूद है। And Under the Greenwood Tree was sung by Lord Amiens, जो कि एग्जाइल लाइफ गुजार रहे थे एक जगह पे, जिसका जिक्र अभी आगे आएगा। As You Like It was written in 1600। अच्छा, किताब में लिखा हुआ है 1599 और 1600 ना, तो मे बी ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास मौजूद हो। आगे चलते हैं। अच्छा, एज यू लाइक इट वॉज रिटन इन, एज यू लाइक इट कब लिखा गया ये भी मैंने बता दिया, 1600। इन दिस सॉन्ग द सिंगर प्रेज, किसकी तारीफ करी है? कंट्री लाइफ की, देहाती जिंदगी की। बल्कि इनफैक्ट ये कंट्री लाइफ तो नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। ये है फॉरेस्ट लाइफ, जंगल की जिंदगी। कंट्री लाइफ नहीं है, जंगल की जिंदगी है, ये माय मिस्टेक, फॉरेस्ट लाइफ। आगे चलते हैं, जल्दबाजी में हो जाता है गलती। ड्यूक सीनियर वॉज लीडिंग एन एग्जाइल लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ड्यूक सीनियर इस ड्रामे का एज यू लाइक इट का इंतहाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, सही है, जिसकी बेटी रोजलिंड इस ड्रामे में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर परफॉर्म कर रही थी। तो ड्यूक सीनियर एग्जाइल थे, जिला वतन थे, कौन से जंगल में? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। Which one are the only troubling factor in the forest life? कौन से troubling factor थे? वो था winter and rough weather. Which one is the best feature of the forest life according to the singer? Best feature क्या था forest life का? It's depravity of enemy. दुश्मन नहीं था, क्योंकि आपको याद होगा पोम के अंदर उसने कहा था here shall he see no enemy but winter and rough weather। मतलब कोई दुश्मन नहीं होगा, लेकिन सर्दी और खराब मौसम आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अटर्न टू मैरी नोट, ये एक फ्रेज था, इसका मतलब क्या है? मैरी नोट का मतलब क्या है?
मैरी नोट, अ सॉन्ग ऑफ मैरीमेंट, एक खुशी के गाने को कहते हैं, जो कि उसने कहा था कि अ टर्न टू मैरी नोट, कौन अपनी जिंदगी को खुशियों के गाने की तरफ लेके जाना चाहेगा। Who does ambition shun? Shun mean leave, छोड़ देना। अक्सर विकैबुलरी भी आपके एमसीक्यूज में आ जाती है। इस वीडियो को सुनते रहिएगा, जैसे जैसे आप सुनते रहेंगे आपको अपनी पोम भी रिकॉल होगी और आपके एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी होती चली जाएगी। आगे चलते हैं। इसका लास्ट एमसीक्यूज कौन सा था? दो और हैं। अच्छा, क्या दिया हुआ है? Who does ambition shun and love to lie within the sun? ये पोम की लाइन है, अक्सर इस तरीके से भी आ जाता है। कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर, ये भी एक फ्रेज उन्होंने यूज किया था। इसका मतलब है कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर। तो ये एमसीक्यूज थे अंडर द ग्रीनवुड ट्री के। अब आते हैं करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, पोम नंबर 2। इस तरह हम पूरी 11 पोम कवर करेंगे। द करेक्टर हैप्पी लाइफ वाज कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन ने लिखी थी, नाम याद रखिएगा, सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन वाज बोर्न इन 1568। शेक्सपियर के 4 साल के बाद, वो 1564 थे, ये 1568 है। ये एमसीक्यूज नंबर 3 अक्सर आता है कि बाय प्रोफेशन हेनरी वॉटन क्या थे? एम्बेसडर थे। आमतौर पे बच्चे गलती करते हैं, वो पोइट लिख देते हैं, बट बाय प्रोफेशन वो एम्बेसडर थे। So Henry Wharton was in Renaissance period, बिलोंग करते थे रेनेसांस पीरियड से, जिससे शेक्सपियर बिलोंग करते थे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द आर्मर ऑफ द कैरेक्टर हैप्पी लाइफ? उनका आर्मर, उनका हथियार क्या था? उनका हथियार था ऑनेस्ट थॉट। ये एक लाइन थी पोएम की, ठीक है, ऑनेस्ट थॉट। एंड विट, व्हाट इज द अटमोस्ट स्किल? अटमोस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम स्किल ऑफ द कैरेक्टर हैप्पी लाइफ। सिंपल ट्रूथ, सिंपल ट्रूथ। द मैन लीडिंग एन अपराइट लाइफ फॉलो द रूल ऑफ गुडनेस। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट लाइफ possesses the wealth of मोरल वैल्यूज। मतलब इसमें बताया गया था कि करेक्टर हैप्पी लाइफ के बाद कोई फिजिकल वेल्थ हो या ना हो, इखलाकी वैल्यूज उसके पास, उसकी दौलत मौजूद होगी। द स्ट्रॉन्ग रिट्रीट ऑफ द मैन लीडिंग एन अपराइट लाइफ इज, रिट्रीट कहते हैं शेल्टर को, पना को। उन्होंने कहा कि सबसे मजबूत पना क्या थी? कॉन्शियस, उसका जमीर। ये पोम की लाइन भी है। How deepest wounds are given by praise. डीपेस्ट वाउंड, डीपेस्ट वाउंड्स का क्या मतलब है? डीपेस्ट वाउंड का वैसे तो मतलब आता है गहरे जख्म, लेकिन यहां ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डैमेज टू कैरेक्टर। क्योंकि कोई भी, अगर आपके अंदर कोई गुरूर, क्योंकि ये जो पोम थी कैरेक्टर हैप्पी लाइफ, इसके अंदर ये दिया जा रहा था, ये आइडिया दिया जा रहा था कि एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होनी चाहिए। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो वही थी कि आप सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम लेते हैं, सही है, और आप जो है हसद नहीं करते। तो अगर तारीफें ऐसे इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो वो उसके कैरेक्टर को ही नुकसान पहुंचा सकती हैं, बॉडी को तो नहीं पहुंचा सकती। अच्छा, अब जरा कुछ विकैबुलरी से रिलेटेड एमसीक्यूज आ रहे थे, वो देख लेते हैं। क्या आ रहा था? द वर्ड फ्रीड मीन, फ्रीड मीन नॉट इम्प्रीजन और इनस्लेव, सही है, जो कि कैद में ना हो, सही है। ये लाइन थी, आपको याद होगा, ये जो पोम की लाइन थी, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सही है ना। द वर्ड रिट्रीट, रिट्रीट अभी मैंने आपको बताया शेल्टर को कहते हैं। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट एक वर्ड आया था ना, वो लाइन भी थी इस पोम की कि हुज कॉन्शियस इज द स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। तो रिट्रीट कहते हैं बेसिकली शेल्टर को।
और ऑपरेसर जालिम को कहते हैं डेस्पॉट, जालिम। तो ये मैंने अभी आपके सामने कैरेक्टर हैप्पी लाइफ के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अब आते हैं एबट ऑफ कैंटरबरी पे। एबट ऑफ कैंटरबरी से पहला एमसीक्यूज आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं ये जो सर्किल बना रहा हूं इससे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं स्पॉटलाइट ऑन कर लेता हूं जिससे मुझे निशान लगाने में आसानी होगी। द पोएम द एबट ऑफ कैंटरबरी इज अ बैलेड। वो एक बैलेड थी, क्योंकि बैलेड मीन शॉर्ट स्टोरी। एबट क्या थे? केयर टेकर ऑफ मोनेस्ट्री, केयर टेकर ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री इज द प्लेस, वो जगह होती है वेयर मॉन्क्स एंड नन्स आर रिलीजियसली ट्रेन, जहां मॉन्क्स और नन को मजहबी तौर पे ट्रेन किया जाता है। किंग जॉन रूल इंग्लैंड फ्रॉम, ये ड्यूरेशन है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है, ये आपकी बुक में मौजूद है। इसका ड्यूरेशन अक्सर लोगों को याद नहीं होता। 1199 to 1216, 1199 to 1216। किंग जॉन आस्क्ड द एबट, किंग जॉन ने एबट से क्या पूछा भाई? किंग जॉन ने एबट से 3 क्वेश्चन, 3 मुश्किल सवाल पूछे। 50 गोल्ड चेन एक फ्रेज था उस पोम के अंदर, उसका क्या मतलब है? 50 मैन वेयरिंग गोल्ड चेन, मतलब 50 गोल्ड चेन का जो फ्रेज था वो उन 50 लोगों के लिए था जो गोल्ड की चेन पहनते हैं। Who dared to answer the question of the king? किसने हिम्मत करी बादशाह के सवालात के जवाब देने की एबट की जगह पे? शेफर्ड, एक चरवाहे ने। The shepherd of the abbot answered the question because, क्यों जवाब दिया उसने? शेफर्ड ने क्यों जवाब दिया? Because he resembled the abbot and was wise enough to answer। क्योंकि जो शेफर्ड था वो रिसेम्बलेंस रखता था एबट से, मुशाबियत रखता था, और वो इस अकलमंद था कि वो जवाब दे सकता था। पहला सवाल किंग का क्या था? किंग ने पहले सवाल में अपनी एक्चुअल वर्थ पूछी थी कि मैं किंग हूं, सोने का ताज पहना है, तो मेरी एक्चुअल वर्थ बताइए। और दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा था हाउ सून कुड ही राइट द होल वर्ल्ड अबाउट, मतलब उसने पूछा था कि हाउ सून ही आई मे राइट द होल वर्ल्ड, कितनी जल्दी मैं पूरी दुनिया का सफर कर सकता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन किंग ने पूछा था कि वो उस वक्त क्या सोच रहा है, व्हाट वाज ही थिंकिंग एट द मोमेंट। एबट आस्क्ड द किंग टू आंसर द क्वेश्चन। एबट ने जब बादशाह सलामत के सवाल सुने तो मोहलत मांगी, कितने हफ्ते की? 3 वीक स्पेस, 3 हफ्तों की मोहलत मांगी, मतलब 21 दिन की। और एबट उन सवाल के जवाब ढूंढने के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड गया। ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं जहां बहुत अक्लमंद काबिल टीचर्स पाए जाते हैं। वो उनसे सवालात के जवाब लेने गया। जब एबट की मुलाकात शेफर्ड से हुई, हाउ मेनी डेज वर रिमेनिंग, तो उसकी मोहलत में कितने दिन रह गए थे, कितने दिन गुजर गए थे और कितने दिन रह गए थे। यहां पूछ रहे कितने दिन रह गए थे, तो उसने कहा था 3 days मोर टू लिव, अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन जिंदा रहने के लिए रह गए। इसका मतलब 18 दिन गुजर गए थे, 3 दिन रह गए थे। कभी कभी गुजरे हुए दिन भी पूछ लिए जाते हैं। क्रॉजियर, ये एक वर्ड आया था, इसका मतलब होता है स्टाफ। मीटर, टॉल कैप। रॉशिट, गाउन। कोप, क्लॉक। ये लाइन थी, आई थिंक लाइन नंबर 70 कुछ थी, जिसमें उसने ये चारों वर्ड इस्तेमाल किए थे, क्रॉजियर, मीटर, रॉशिट, कॉप। क्रॉजियर मीन स्टाफ, मीटर मीन टॉल कैप, रॉशिट गाउन, कॉप क्लॉक जो गाउन के ऊपर पहना जाता है। द फर्स्ट आंसर ऑफ द किंग वॉज, किंग को अपने पहले सवाल का क्या जवाब मिला? किंग को जवाब ये मिला था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया है, और आपकी वर्थ ईसा अलैहिस्सलाम से मेरी निगाह में 1 दर्जा नीचे है, तो आपकी वैल्यू 29 होगी। और दूसरे का क्या जवाब मिला था? दूसरे का जवाब मिला था, शेफर्ड ने दिया था कि अगर आप सूरज के साथ उठते हैं और सूरज के रास्ते पे सफर करते हैं तो पूरे 24 घंटे के अंदर आप पूरी दुनिया का सफर कर सकते हैं। तो ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन 24 आवर्स, सूरज से उन्होंने एग्जाम्पल दी थी। और तीसरे का क्या जवाब मिला था? तीसरे का जवाब ये मिला था कि was thinking him the abbot, के
कि आप ये सोच रहे हैं कि आपके सामने खड़े होकर, शेफर्ड ने कहा कि आप ये सोच रहे हैं कि आपके सामने खड़े होकर जो सवालात के जवाब दे रहा है वो एबर्ट है, जबकि मैं एबर्ट नहीं, शेफर्ड हूं। सेवियर वर्ड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। अच्छा नहीं, दूसरा है सेवियर वाज सोल्ड अमंग द फॉल ज्यूज, गलत, यहूदियों के हाथ भेज दिया गया था। पहला क्वेश्चन सुनने के बाद बादशाह हंसा और किसकी कसम खाई? सेंट विटल। दूसरे में सेंट जॉन, तीसरे में मास। पहले में सेंट विटल, दूसरे में सेंट जॉन, तीसरे में मास। किंग ने, ये गलत हो गया, किंग ने डिसाइड किया था एक स्टिपेंड देने को, एक वजीफा देने को शेफर्ड को उसकी जहानत पे। वो था 4 नोबल्स, 4 नोबल, याद रखिएगा। शैलो विट का क्या मतलब था? वीक इंटेलिजेंस। कंफर्ट सो कोल्ड का क्या मतलब था? विकैबुलरी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, ये भी आ जाते हैं। कंफर्ट सो कोल्ड का मतलब था वेरी मच डिस्टर्ब, बहुत बुरे हाल में। जब एबर्ट बुरे हाल में घर की तरफ जा रहा था, उसकी मुलाकात शेफर्ड से हुई। सेवियर वर्ड अभी मैंने कहा जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। ट्रू गॉटन गियर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या है? ऑनेस्टली अर्न प्रॉपर्टी, ऑनेस्टली अर्न प्रॉपर्टी, ईमानदारी से कमाई हुई दौलत। स्टूडेंट, पोएम नंबर 4 पे डेजर्टेड विलेज। डेजर्टेड विलेज को लिखने वाले राइटर का नाम है, पोइट का नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ पैदा कब हुए? 1728, 1728। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इस पोएम के अंदर कौन सी विलेज को पोर्ट्रे किया? एब्रन, स्वीट एब्रन, द लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन, ये वर्ड था, लाइन नंबर 1 थी। एब्रन को कहा उन्होंने लोकेट किया है? साउथ ऑफ इंग्लैंड। ये इमेजिनरी गांव था, लेकिन उन्होंने अपनी पोम में उसको लोकेट किया साउथ ऑफ इंग्लैंड में। याद रखिएगा। ये पोम कब अपीयर हुई? 1770, 1770। ये बड़े टेक्निकल एमसीक्यूज होते हैं, यहां बच्चे गलती करते हैं। 1770। आगे आते हैं। पोएट ने ट्रांसफर किया इंग्लिश सेटिंग को, कहां से? आयरिश ट्रेजेडी से। आयरिश ट्रेजेडी, इसका क्या मतलब है? असल में पोइट जो इंसिडेंट बयान कर रहे हैं वो पोइट के नेटिव विलेज जो कि आयरलैंड में है वहां पेश आया था, लेकिन उन्होंने अपनी पोम के अंदर इस इंसिडेंट को इंग्लैंड के गांव पे रख के बयान किया, इसलिए उन्होंने आयरिश ट्रेजेडी को उठा के इंग्लिश सेटिंग में बयान किया। ये भी एक्सप्लेनेशन में आपकी बुक में लिखा हुआ है, बड़ा ही टेक्निकल एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू पोइट फार्मर क्या है? कंट्रीज प्राइड, मुल्क का फखर है। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था स्वेन, उसका क्या मतलब है? वो देहातियों के लिए, कंट्री मैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ पार्टिंग, इस लाइन में ये लिखा हुआ है पार्टिंग समर लिंगरिंग ब्लूम डिले। कोई भी वर्ड अगर एमसीक्यूज में आता है तो उससे पहले उसकी एक लाइन लिख दी जाती है। पार्टिंग का मतलब क्या था? डिपार्टिंग, जाना, डिपार्चर। ग्रीन का वर्ड इस्तेमाल किया था विलेज के लिए। टॉकिंग एज का वर्ड इस्तेमाल किया गया था ओल्ड पीपल फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, वो बुजुर्ग हजरात जो बड़े बातों के शौकीन होते हैं उन्हें टॉकिंग एज कहा गया था। विलेज ट्रेन का वर्ड इस्तेमाल किया था। विलेज ट्रेन का मतलब था वर्किंग ग्रुप ऑफ विलेजर्स। उसके अंदर ये बताया था कि सारे गांव के देहाती एक साथ मिलके सफर करके एक जगह पे जमा होते हैं। लेड अप का वर्ड इस्तेमाल हुआ, कौन सी लाइन में? ये लिखी हुई, इसका मतलब था बिगिन, शुरू करना। गैम्बल फ्रॉलिक, ये भी वर्ड इस्तेमाल हुआ। प्लेफुल एक्टिविटी, हैप्पी प्लेफुल एक्टिविटी इन प्रोग्रेस, हैप्पी प्लेफुल एक्टिविटी इन प्रोग्रेस। गैम्बल फ्रॉलिक लाइन थी, मैनी अ गैम्बल फ्रॉलिक ओवर द ग्राउंड। इसी तरह एक और लाइन थी, द स्वेन मिसट्रस्टलेस ऑफ स्मार्टेड फेस। मिसट्रस्ट का मतलब क्या है? अनअवेयर, जिसके बारे में इल्म ना हो। मिस आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव में चला जाता है। मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसट्रस्ट, अनअवेयर, बड़ा सिंपल है। इन द विलेज एब्रन द पेयर डांस जस्ट टू, वो जो डांसिंग पेयर था वो किस लिए करता था? गेन पॉपुलैरिटी, वो गेम सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए खेला या जीता जाता था। According to Oliver Goldsmith, if a farmer is destroyed, can never be supplied, can never be supplied, can never be supplied. उन्होंने कहा था कि अगर एक दफा ये किसान तबाह हो जाए तो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे।
पोम नंबर 5 पे आते हैं, लूसी ग्रे। लूसी ग्रे वाज कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770। इनकी डेथ भी अक्सर आ जाती है 1850, याद रखिएगा डेथ इनकी 1850 थी। जनरली नोन एज पोएट ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ आमतौर पे पोएट ऑफ नेचर कहलाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इज एन रोमांटिक पोएट, रोमांटिसिज्म एरा, रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक पोएट, कुछ भी आ सकता है। रोमांटिसिज्म एरा है, रोमांटिक मूवमेंट भी कहा है, रोमांटिक पोएट है। पोएम लूसी ग्रे वाज रिटन इन 1799, 1799, पब्लिश इन 1800, 1799 में लिखी गई, 1800 में पब्लिश हुई। सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, ये किताब का नाम है जिसके सेकेंड एडिशन में ये पब्लिश हुई। लूसी ग्रे एक बैलेड है, जिस तरह एबर्ट ऑफ कैंटरबरी एक बैलेड थी, बैलेड मीन शॉर्ट स्टोरी, ये भी एक बैलेड है। अब एक लाइन है उस पोएम में, नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू। मेट का क्या मतलब है? रेगुलर कंपेनियन, जैसे हम कहते हैं ना क्लासमेट, रूममेट। इसमें कॉमरेड का क्या मतलब है? फ्रेंड। इन दोनों का फर्क याद रखिएगा। मेट का मतलब है रेगुलर कंपेनियन और कॉमरेड का मतलब है फ्रेंड। टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, ये डायलॉग किसने कहा? हर फादर, लूसी के फादर ने। क्यों कहा? सस्पेक्टेड, उन्हें शक था स्टॉर्म, तूफान का। उस वक्त मिंस्टर क्लॉक में क्या टाइम हो रहा था? दिन के 2 बज रहे थे, स्ट्रक 2, दिन के 2 बज रहे थे। अब ये लाइन है, नॉट ब्लिदर इज द माउंटेन रूइड। ब्लिदर का मतलब क्या है? सही है, ब्लिदर का मतलब है नॉट ब्लिदर, कोई खुश नहीं था, मोर ब्लिसफुल। लूसी ग्रे सिंबलाइज किसको? इनोसेंस एंड ऑबिडेंस, इनोसेंस एंड ऑबिडेंस। इनोसेंस क्या? मासूम थी, उसको पता ही नहीं था तूफान आएगा तो क्या होगा। और ऑबिडेंस क्या? अपने बाप के कहने पे अपनी माँ को लेने चली गई। Lucy went to take her mother with, Mania went on stroke, Mania went on stroke। went on का मतलब क्या होता है? पर्पसलेस, बिना मकसद के। इस तरह लोग घूम रहे होते हैं, जानवर घूम रहे होते हैं। When the storm came, Lucy lost her way। और यही हुआ कि तूफान वक्त से पहले आ गया और लूसी बेचारी अपना रास्ता भूल गई, या गुमराह हो गई, या गुम हो गई। पोम नंबर 6 पे आते हैं, सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इस पोम को लिखने वाले भी राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि पोएट ऑफ नेचर है, रोमांटिसिज्म एरा से ताल्लुक है, रोमांटिक मूवमेंट भी कहा जाता है, 1770 में पैदा हुए। अभी हमने लूसी ग्रे में डिस्कस किया। ये पोम कब कंपोज हुई? 3 सितंबर 1802, 3 सितंबर 1802। ये आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, पेज नंबर आई थिंक 22 पे, 3 सितंबर 1802। सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, प्रेज द ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड। स्पेसिफिकली उन्होंने इंग्लैंड के शहर लंदन को टारगेट किया था। तो इंग्लैंड हो या लंदन हो, इन दोनों में से राइट आंसर ये है। हाँ, लेकिन अगर इंग्लैंड और लंदन दोनों हुए तो लंदन पे टिक कर दीजिएगा। सोनेट इज अ पोएम दैट कंटेन्स 14 लाइन, 14 लाइन होती हैं, और फर्स्ट 8 लाइन कहलाती हैं ऑक्टेव, और लास्ट की 6 लाइन कहलाती हैं सेस्टेट। 14 लाइन होती हैं, शुरू की 8 लाइनें कहलाती हैं ऑक्टेव, और लास्ट की 6 लाइन कहलाती हैं सेस्टेट। और सोनेट का मतलब क्या है? स्मॉल सॉन्ग, इटालियन वर्ड है स्मॉल सॉन्ग, क्योंकि ये ओरिजिनेट भी कहां से हुई है? इटली से। इटालियन वर्ड है सोनेट, स्मॉल सॉन्ग। कहां से ओरिजिनेट हुई है? इटली से। कौन सी सेंचुरी में? 16th सेंचुरी में। विलियम शेक्सपियर ने इसको अडैप्ट किया था। Which river has been referred in the poem? कौन सा रिवर का जिक्र है इस पोम में? थेम्स रिवर, लंदन में मौजूद है थेम्स रिवर। Never did sun more beautifully steep, steep का मतलब क्या है? सोक, सोक। Never saw and never felt a calm so deep, calm so deep का मतलब क्या है? Profound silence, गहरी खामोशी। Never saw, कभी नहीं देखी, कभी नहीं महसूस करी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे थे।
The river glid at his own sweet will. Glid का क्या मतलब है? Move smoothly. Move smoothly. ये पोम नंबर 6 सोनेट कंपोज में पेज नंबर 22 पे इसका मतलब लिखा हुआ भी है, move smoothly. और and all that mighty heart is lying still. Mighty heart किसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है? लंदन के लिए. जैसे भी मैंने कहा कि इस पोम में शायद लंदन के उस खूबसूरत सुबह के मंजर को बयान कर रहे थे जहां गहरी खामोशी थी. अगली पोम पे आते हैं, लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल. पोम नंबर 7, ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, रिटन बाय सर वॉल्टर स्कॉट. नाम याद रखिएगा, सर वॉल्टर स्कॉट. सर वॉल्टर स्कॉट वॉज बॉर्न इन 1771. 1771. मैंने जब भी पोम्स पढ़ाई है मैंने बॉर्न और डेथ दोनों के ईयर को मेंशन किया है. 1771. अपीयर कब हुई? 1805. ये पोम ले ऑफ द लास्ट मिस्टर वाज फर्स्ट अपीयर इन 1805. ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें पब्लिकेशन या अपीयरेंस का पूछा जाता है या पोइट की डेथ का या उनकी बर्थ का पूछा जाता है. तो याद रखिएगा ये पोम ले ऑफ द लास्ट मिस्टर वाज फर्स्ट अपीयर इन 1805. ये आपकी बुक में जो है बायोग्राफिकल नोट्स जो पोइट के हैं वहां लिखा हुआ है. The poem The Lay of Last Minstrel is rhyme couplets. Rhyme couplets, same sound पे. The poem The Lay of the Last Minstrel intend to infuse the spirit of patriotism. Patriotism, हुब्बुल वतनी पे थी. ये पोम पूरी हुब्बुल वतनी पे थी. According to poet, a person who is unpatriotic face double death. उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था ना, doubly dying, double death, doubly dying. If such dear breathe go mark him well. ये भी पोम की लाइन है. इसके अंदर mark him well का मतलब क्या था? Observe well. कि अगर आप ऐसा कोई शख्स देखते हैं कि जिसके दिल में मुल्क के लिए प्यार ना हो तो जाके उसको ऑब्जर्व कीजिएगा. For him no Mr. Rapture swell. No rapture swell. Rapture swell का क्या मतलब है? Pleasant composition. सही है. प्लीजेंट कॉम्पोजिशन का मतलब है खुशगवार गाने, खुशगवार नगमे, खुशगवार बातें. अगर कोई अनपेट्रियोटिक होगा तो पोइट के मुताबिक कोई उसके लिए खुशगवार बातें नगमे गाता हुआ नजर नहीं आएगा. ब्रीथ डियर द मैन विद सोल सो डैड. ये पोम की पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है जो आपके बुक में लिखी हुई है, क्योंकि आपकी बुक में पूरी पोम तो नहीं है. जितनी लाइन्स ली गई हैं उसमें से पहली है और ये ओपनिंग लाइन है और ये क्वेश्चन है क्योंकि कह रहे हैं ब्रीथ डियर द मैन. ब्रीथ डियर द मैन का मतलब क्या है? डज डियर लिव. डज डियर लिव. क्या ऐसा कोई बंदा रहता है? ये क्वेश्चन है. ये पोम एक सवाल से शुरू हुई है. ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. पेल्फ, डिस्पाइट दोस टाइटल पावर एंड पेल्फ. ये पेल्फ का वर्ड या ये एमसीक्यूज पिछले आई थिंक 2014 में आ चुका है. पेल्फ का मतलब वेल्थ. मेरे ख्याल से उस वक्त ऑप्शन में मनी था. मनी हो या वेल्थ एक ही बात है. लिविंग शेल फॉर फीट फियर रिनॉन. फॉर फीट क्या है? लूज एज अ पेनल्टी, जुर्माने के तौर पे. सही है ना. अब आते हैं पोम नंबर 8 पे. मैं असल में इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूं क्योंकि ये 11 पोम्स हैं. मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ. आप जो है क्योंकि शॉर्ट वीडियो स्टूडेंट ज्यादा सुन लेते हैं, देख लेते हैं. लेंदी वीडियोस पे जरा वो बच्चे अवॉइड करते हैं. बहरहाल कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिवाइंड करके सुनिएगा और अपने इस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा अगर आप इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि ये मैं इसी सीरीज की पहली वीडियो बना रहा हूँ. ओके. अबू बिन अदम, पोम नंबर 8. ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी. इसको लिखने वाले राइटर हैं जेम्स हेनरी ले हंट. JH ले हंट. कब पैदा हुए? 1784. 1784. ले हंट वर्क एज एन एडिटर इन हिज ब्रदर न्यूज़पेपर. अपने भाई के न्यूज़पेपर में जॉब करते थे एज एन एडिटर. अखबार का नाम था एग्जामिनर. एग्जामिनर. अबू बिन अदम पोम क्या है? वो भी राइम कपलेट्स है जिस तरह ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल. अबू बिन अदम वाज अ पियर्स मुस्लिम. इब्राहिम इब्न अदम.
सही है, मुस्लिम कैरेक्टर पे ये पोम थी। Whom Abu bin Adam found in his room in moonlight आ कौन अबू बिन आदम को उस कमरे में मिला जिस दिन वो जागे रोशनी से? एंजल, फरिश्ता। वो फरिश्ता कौन सी किताब में लिखा था? बुक ऑफ गोल्ड, सोने की किताब में लिखा था। अबू आज द एंजल फर्स्ट टाइम, अबू ने एंजल से पहला सवाल क्या पूछा उसको देख के? व्हाट ही वॉज राइटिंग, आप क्या लिख रहे हैं? व्हाट ही वॉज राइटिंग। एंजल ने क्या जवाब दिया? द नेम ऑफ दोज हु लव गॉड, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह से प्यार करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था लव का मतलब है प्यार, मीन्स इबादत करना। अबू ने रिक्वेस्ट करी एंजल से कि उसका नाम उन लोगों की लिस्ट में लिखें who love their fellow man, जो अल्लाह ताला के लोगों से, अल्लाह ताला के बंदों से प्यार करते या उनकी खिदमत करते। अब पोम के अंदर एक लाइन थी, who love their fellow man is the right answer। पोम के अंदर एक लाइन थी, मेकिंग ए ट्रीट्स एंड लाइक अ लिली इन अ ब्लूम। लाइक अ लिली, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसे कहते हैं सिमिली। स्पेलिंग आई थिंक गलत है, सिमिली। सिमिली क्या है? जब कंपैरिजन किया जाए विद लाइक और एस, या तो लाइक या एस के साथ कंपैरिजन किया जाए, वो सिमिली है। लाइक अ लिली इन अ ब्लूम, अगर एस के साथ किया जाता तो वो भी सिमिली होता। अगर कंपैरिजन लाइक और एस के बिना किया जाता तो फिर वो मेटाफोर होता, लेकिन ये सिमिली है क्योंकि इसके अंदर लाइक है। अबू बिन आदम पोम के अंदर दो वर्ड इस्तेमाल किए गए एंजल के लिए। टू वर्ड्स हैव बीन यूज्ड फॉर एंजल, वन इज प्रेजेंस एंड अदर इज विजन। वन इज प्रेजेंट, अदर इज विजन। अबू बिन आदम ने इस पोम के अंदर कौन सा आइडिया कन्वे किया है कि लवर ऑफ गुड एंड मैनकाइंड बोथ, क्या आप बने बीइंग अ लवर ऑफ गुड एंड मैनकाइंड बोथ, क्या आप इंसानियत के और अल्लाह से दोनों से प्यार करें। एंड विद द लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एक्कर्ड, एक्कर्ड जिसे अकॉर्ड भी कहते हैं लोग, दैट इज एग्रीमेंट एंड हार्मनी, क्योंकि डिस्कॉर्ड इसका अपोजिट बनता है। सही है, एग्रीमेंट एंड हार्मनी। आते हैं पोम नंबर 9 की तरफ। नाम है इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप। इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप वाज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज बोर्न इन 1812, 1812। ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोम क्या है? रिंग एंड द बुक। कभी कभी नोटेबल वर्क आ जाता है, रिंग एंड द बुक। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज विक्टोरियन पोएट, विक्टोरियन पोएट। इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप इज अ पोम ऑफ heroism, heroism, बहादुरी। मॉडर्न नेम ऑफ रैटिसबर्न इज, जदीद नाम रैटिसबर्न शहर का क्या है? रैजेंसबर्ग। ये अक्सर आता है, रैजेंसबर्ग बुक में मेंशन है। अच्छा, इस पोम इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप में जो इंसिडेंट बयान किया जा रहा है वो कहां हुआ है? बैटल ऑफ रैटिसबर्न। बैटल ऑफ रैटिसबर्न जो कि जर्मनी, रैटिसबर्न जो कि जर्मनी का एक शहर है जो अब जिसका नाम अब रैजेंसबर्ग है। नेपोलियन ने अटैक किया कौन से शहर पे? रैटिसबर्न पे। नेपोलियन के आर्मी लीडर का नाम क्या था? लेंस। नेपोलियन का जो फ्लैग था उस पे क्या सिंबल था? ईगल। अ नेपोलियन सोल्जर केम आउट फ्रॉम द क्लाउड ऑफ, किसके धुएं से निकला बाहर? बारूद के धुएं से, बैटरी स्मोक, बारूद के धुएं से एक सोल्जर निकला। सही है, कौन बैटरी स्मोक बारूद के धुएं से निकल के वहां आया? यंग वॉन्डेड सोल्जर, एक नौजवान जख्मी सिपाही जो बारूद के धुएं से निकल के नेपोलियन के पास पहुंचा। सही है, और उसने नेपोलियन को आके क्या इन्फॉर्म किया? विक्ट्री, जीत के बारे में इन्फॉर्म किया। जब नेपोलियन ने अपने उस सोल्जर को इंजर्ड देखा तो नेपोलियन ने उसकी, द पोएट ने नेपोलियन की फीलिंग्स को किससे कंपेयर किया है? ईगल से। नेपोलियन की फीलिंग को ईगल से और उस वॉन्डेड सोल्जर को ईगलेट से, क्योंकि ईगल के यंग उसको ईगलेट कहा जाता है। तो नेपोलियन को उसने ईगल कंसीडर किया और सोल्जर को ईगलेट। बैटरी स्मोक आउटट्विक्स द बैटरी स्मोक देयर फ्लो। बैटरी स्मोक अभी मैंने बताया था बारूद का धुआं, ट्विक्स का मतलब होता है बिटवीन,
बारूद के धुएं से, दरमियान से। टू सी योर फ्लैग बट हिज वेन्स, वेन्स का मतलब क्या है? विंग्स। ये अक्सर विकैबुलरी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, ये भी आ जाते हैं। टच टू द क्विक, ये भी एक वर्ड था, इसका मतलब था पेनफुली हार्ड। अच्छा, ये आपकी पोम में, जहां आपकी पोम लिखी होती है वहां नोट्स करके आप एक्सप्लेन किए हुए होते हैं पॉइंट्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टच टू द क्विक का मतलब है पेनफुली हार्ड। आई एम किल्ड सर एंड स्टीव बिसाइड, ये पोम की लाइन है। इसके अंदर सर का वर्ड उसने नेपोलियन के लिए इस्तेमाल किया था। उस यंग वाउंडेड सोल्जर ने, जब नेपोलियन ने उससे कहा कि यू आर वाउंडेड, तो उसने कहा नो सर आई एम किल्ड, मैं मर चुका हूं, और ये कह के वो गिरा और मर गया। तो ये सर का वर्ड उस सोल्जर ने नेपोलियन के लिए यूज किया था। आते हैं पोम नंबर 10 टॉयज पे। उसको लिखने वाले पोइट का नाम है कोवेंट्री पेटमोर। कोवेंट्री पेटमोर was born in 1823 डीपली रिलीजियस, क्योंकि इन्होंने अपनी पोम के अंदर रिलीजियस मैसेज कन्वे किया है। और इस पोम के अंदर भी, हर पोम के अंदर वो एवरीडे की सिचुएशन को उठा के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाते थे। उनकी एक पब्लिकेशन थी जिसकी वजह से वो मशहूर हुए, उसका नाम था एन एंजल इन द हाउस। एन एंजल इन द हाउस। ये जो पोम टॉयज है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि इसको लिखने वाले पोइट कोवेंट्री पेटमोर है और वो विक्टोरियन है, विक्टोरियन। इस पोम के अंदर टॉयज जो पोम है उसमें पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस, जो किसके दरमियान? पोइट के दरमियान और उनके यंगर सन, बेटे के दरमियान पेश आया। इस पोम के अंदर वो एक इंसिडेंट नरेट कर रहे हैं जो उनके और उनके छोटे बेटे के दरमियान पेश आया। टॉयज पोम के अंदर पोइट जो है कोवेंट्री पेटमोर, वो बता रहे हैं कि उनकी बीवी मर चुकी हैं, ऑलरेडी डाइड। ये पोम की लाइन थी, इस मदर वाज पेशेंट बीइंग डेड। उनके बेटे ने डिसऑबे किया उनको 7 टाइम्स, 7वीं दफा। बकायदा ये टाइम उन्होंने मेंशन किया। स्लम्बरिंग डीप, इसमें स्लम्बर का मतलब क्या है? स्लीपिंग, सोना। When the poet kissed his son's eyes, he himself got grief, गमजदा हो गए। जब वो गए, मतलब उन्होंने अपने बेटे ने जब उनसे नाफरमानी करी, उन्होंने बेटे को पनिश किया, मार दिया, बेटा चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ कि कहीं बेटा सो ना पा रहा हो, तो वो अपने बेटे को कंसोल, तसल्ली देने गए, तो क्या देखा? बेटा सो रहा है लेकिन उसके आंख में आंसू है। तो वो इस मंजर को देख के गमजदा हो गए। द पोएट्स सन केप्ट few triflings to comfort his sad heart, अपने दिल को बहलाने के लिए उसने कुछ खिलौने रखे हुए थे। The night the poet scolded his son, जिस रात उन्होंने अपने बेटे को डांटा, उस रात उन्होंने प्रे गॉड, इबादत करी, अल्लाह की इबादत करी। दो विल लीव द रेड हियर दो, अब जब उन्होंने अल्लाह की इबादत करी तो वो अल्लाह से मुखातिब हुए ना। तो दाओ का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ मतलब है गॉड के लिए। और उन्होंने ये भी लिखा कि इन दिस पोम, एक लाइन है, आई विल बी सॉरी फॉर दियर चाइल्डिशनेस। ये एक लाइन है, आई विल बी सॉरी फॉर दियर चाइल्डिशनेस, ये गॉड की तरफ से था, जिसको उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप उस दिन मुझे ये कहेंगे कि जाओ, मैंने तुम्हें तुम्हारे बचपने के लिए माफ किया। तो ये गॉड का मैसेज उन्होंने किया कि वो गॉड की वॉइस होगी। तो इसके अंदर राइट आंसर जो है द वॉइस ऑफ गॉड। अच्छा, इस पोम के अंदर एक लाइन है, When at last we lie with trans breath, trans breath का मतलब क्या है? Almost ending breath, तकरीबन आखिरी सांसें। अब इसी तरह दो will leave the wrath, the wrath, दाए का मतलब होता है योर, और wrath का मतलब होता है गुस्सा। तो उन्होंने कहा लीव का मतलब है छोड़ देना, तो स्टॉप पनिशिंग। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला हम भी तेरी बड़ी नाफरमानी करते हैं, जैसे मेरा बेटा नाफरमानी कर रहा है, सही है, मैंने उसे माफ कर दिया और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना गुस्सा छोड़ देंगे, मतलब मुझे मेरी गलतियों की सजा नहीं देंगे, स्टॉप पनिशिंग। और आप कहेंगे आई विल बी सॉरी फॉर दियर चाइल्डिशनेस, कि जाओ मैंने तुम्हें तुम्हारे बचपने के लिए माफ किया। अच्छा, पोम जो टॉयज है जिसमें पोइट के व्यू अबाउट गॉड मर्सी, अल्लाह के रहम के ऊपर बयान किया गया है। कैसे? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया,
इसी तरह आप भी हमें माफ कर देंगे, हम पे रहम दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, लास्ट पोम पे आते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट पोम, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। अच्छा, पोम है आई हैड टीच योर डोर स्टेप, इसको लिखने वाले राइटर है गुलाम अली अलाना, अल्लामा नहीं है, अलाना है। अच्छा, ये पैदा हुए 1906 में, डेथ हुई 1985 में। पैदा हुए 1906 में, डेथ हुई 1985 में। ये 20th सेंचुरी के पोइट है और ये पाकिस्तानी पोइट है। ये वाहिद पोइट है आपके सिलेबस में जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और ये वाहिद पोइट है आपके सिलेबस में जिनका ताल्लुक 20th सेंचुरी से, 20वीं सदी से। ये दोनों बातें भी याद रखिएगा। अच्छा, पोएम आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप रिटन बाय गुलाम अली अलाना इज एसोसिएट टू द थॉट ऑफ रिलीजियस स्टैंडर्ड। ये भी वो ऐसा ही है, एंड इट स्पिरिट इज डीपली रिलीजियस। The poet, according to the poem, had lost the scroll of instruction. Scroll of instruction. उसके अंदर दिखाया था, उन्होंने ये मंजर बयान किया था कि मुझसे तालीमात का किताब है, तालीमात की जो स्क्रॉल था, इंस्ट्रक्शंस का जो एक किताबचा था, वो मुझसे खो गया है। According to the poet, the source for the guidance toward God is the revealed books and the prophets' teaching. उन्होंने ये बताया कि जो इंसान की गाइडेंस है अल्लाह की तरफ जाने के लिए, वो लोगों की बताई हुई बातें नहीं है, वो कुरान पाक में लिखी हुई बातें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। The poet asked the way of his destination from wayfarer and caravans. Wayfarer मुसाफिर चलने वाले, पैदल चलने वाले, और कारवान काफले। Some people told the poet the way which led towards God was long and tortuous. तकलीफ दे, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड करते हैं ना कि जो दीन का रास्ता है वो लंबा और तकलीफ दे है, और कुछ लोग उस रास्ते को नैरो, वाइंडिंग और अप हिल्स। नैरो का मतलब होता है टंग, वाइंडिंग का मतलब होता है कर्व, अप हिल का मतलब होता है ऊपर नीचे। जबकि जो दीन का रास्ता है वो शॉर्ट है, सही है, कोई लॉन्ग नहीं है जैसे पहली लाइन में था, शॉर्ट है, और कोई टॉर्चियस नहीं है बल्कि डिलेक्टेबल है। टॉर्चियस नहीं है, डिलेक्टेबल है। लोगों ने लॉन्ग और टॉर्चियस बना दिया, इन शॉर्ट वो स्मॉल और टॉर्चियस तो डिलेक्टेबल है। इसी तरीके से कि जो गॉड हैड टोल्ड द ह्यूमन बीइंग दैट द वे फ्रॉम पायस लाइफ इज स्ट्रेट एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है, कोई अपहिल्स नहीं है, कोई नैरो नहीं है, कोई वाइंडिंग नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि दीन बायगॉटिक फैनेटिक्स, बायगॉटिक का मतलब होता है ब्लाइंडली, ब्लाइंडली, और फैनेटिक इंतहा पसंदी। इन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि दीन में इंतहा पसंदी है, ब्लाइंडनेस है, जबकि दीन अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है। इस पोम के अंदर एक वर्ड है चार्ट, जो रेफर कर रहा है द रिवील बुक्स, अल्लाह ताला की जो किताब है, जैसे कुरान पाक है, ये चार्ट का वर्ड उसके लिए, अल्लाह ताला की तालीमात वाली किताबों के लिए इस्तेमाल किया गया है, द रिवील बुक्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्विक रिव्यू आपको सारे एमसीक्यूज का दिया है, इस वीडियो को सुनिएगा। और अगर कहीं मैं स्पीड मेरी तेज है तो उसकी वजह यह है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूं जिसको तमाम लोग सुन ले। प्रॉब्लम हो रही हो तो रिवाइंड कर करके सुन सकते हैं। बहरहाल मैंने कोशिश करी है कि एक एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करूं। तो इस वीडियो को सुनने के बाद लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तमाम वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में उनका भला हो जाए। और ये मैंने जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कस किए। इसके अलावा आप 10 ईयर को भी जरूर फोकस कीजिएगा, और कोई एमसीक्यू समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें मैं प्रोस के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूँ। अल्लाह हाफिज।